नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत हमने पढ़ लिए थे राजस्थान में अर्ध शुष्क जो भाग था उसके 3 भौतिक प्रदेश, और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों उसका एक अंतिम पार्ट शेखावाटी भौतिक प्रदेश। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम। थार का मरुस्थल, हमने थार मरुस्थल के 2 भाग किए थे। एक हमने पढ़ा था दोस्तों शुष्क मरुस्थल, जिसके भी आगे हमने 2 भाग किए थे। एक हमने पढ़ा था बालूका स्तूप युक्त प्रदेश, और दूसरा पढ़ा था बालूका स्तूप से मुक्त प्रदेश। दूसरा जो इसका पार्ट था अर्ध शुष्क भाग, अर्ध शुष्क भाग के हमने 4 प्रदेश पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था दोस्तों गोडवाड़ प्रदेश, एक हमने पढ़ा था गग्गर बेसिन, एक हमने पढ़ा था नागौरी उच्च भूमि, और एक हमने पढ़ा था दोस्तों शेखावाटी, जिसका हम आज करेंगे अध्ययन। तो दोस्तों थार का जो मरुस्थल है उस थार मरुस्थल को हमने 2 भागों में बांटा था, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के हमने 2 भाग किए थे, बालूका स्तूप से युक्त प्रदेश और बालूका स्तूप से मुक्त प्रदेश। बालूका स्तूपों पे बात हम आगे करेंगे। बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश हमने किया था 41.50% क्षेत्र है, और बालूका स्तूप से युक्त प्रदेश जो है वो है 58.50%। उसके बाद में हमने जो अर्ध शुष्क मरुस्थल था उसको 4 भागों में बांटा था, गोडवाड़ प्रदेश, घग्गर बेसिन, नागौरी और शेखावाटी। ये मैं आपको मैप के माध्यम से बता देता हूं। दोस्तों ये है हमारे राजस्थान का मैप। इसके मध्य से कर्णवत फैली है अरावली। इस अरावली वाले क्षेत्र को का जो पश्चिमी भाग है इसे हम कहते हैं थार का मरुस्थल। इस थार मरुस्थल को हमने 2 भागों में बांटा था। एक तो मरुस्थल का जो भाग है शुष्क भाग, जो बिल्कुल पश्चिमी भाग है, ये बिल्कुल शुष्क मरुस्थल कहलाता है, जिसमें हमने बालूका स्तूप से युक्त और मुक्त 2 प्रदेश पढ़े। उसके बाद में जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, जो अरावली के समानांतर और बीकानेर संभाग वाला, इसमें हमने पढ़ा था दोस्तों एक तो ये उत्तर में हनुमानगढ़ गंगानगर में घग्गर बेसिन क्षेत्र, दूसरा हमने पढ़ा था मध्य में नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, और पाली जालोर क्षेत्र में हमने पढ़ा था गोडवाड़ प्रदेश, जिसमें पाली जालोर और हमने जोधपुर के दक्षिणी आदि भाग को शामिल किया था। बाड़मेर का क्षेत्र था, जो लूणी का बेसिन है वो गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। ये 3 बेसिन हमने पढ़ लिए थे अर्ध शुष्क में, घग्गर बेसिन, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश, हमने पिछले हमारे लेक्चर में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चूरू झुंझुनू का जो क्षेत्र है, जिसे हम राजस्थान में शेखावाटी प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसका हम अध्ययन आज करने वाले हैं, जिसमें मुख्यतः चूरू, झुंझुनू व सीकर 3 जिलों को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम शेखावाटी प्रदेश की। शेखावाटी क्षेत्र। तो दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? इसमें मुख्यतः 3 जिले शामिल हैं, चूरू, सीकर व झुंझुनू। चूरू, सीकर व झुंझुनू ये 3 जिले शामिल हैं शेखावाटी प्रदेश में। इस शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों जो नदी है, कौन सी नदी बहती है? तो यहां नदी बहती है दोस्तों कांतली नदी। कांतली नदी, कांतली नदी बहती है इस क्षेत्र के अंदर। और कांतली नदी का जो शेखावाटी में क्षेत्र है
कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे हम राजस्थान में जानते हैं किस नाम से? तोरावाटी नाम से। कांतली जो नदी है उसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां सीकर से और यह झुंझुनू में बहती है, चूरू की सीमा से पहले विलुप्त हो जाती है। तो ये जो कांतली नदी है, इस कांतली नदी का जो बेसिन क्षेत्र है इसे हम राजस्थान में कहते हैं तोरावाटी प्रदेश। तोरावाटी प्रदेश कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से कि जो शेखावाटी क्षेत्र है उस शेखावाटी क्षेत्र में हमने शामिल किए 3 जिले, चूरू, सीकर व झुंझुनू क्षेत्र। शेखावाटी राजस्थान में हवेलियों के लिए फेमस है और यहाँ की हवेलियाँ जो हैं वो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद में जो बूंदी की हवेलियाँ हैं वो भी अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें हमने बात की कि शेखावाटी क्षेत्र में जो कांतली नदी बहती है उस कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, बेसिन क्षेत्र है, इसे हम राजस्थान में जानते हैं तोरावाटी प्रदेश के नाम से और इसी नाम से इस क्षेत्र की जो भाषा है वो भी कहलाती है तोरावाटी बोली। दोस्तों, इस कांतली नदी के किनारे पर एक सभ्यता है हमें प्राप्त हुई, गणेश्वर सभ्यता। कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ और इस गणेश्वर सभ्यता की जो खोज है वो करने वाले व्यक्ति हैं 1977 में R.C. अग्रवाल। R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की थी और ये गणेश्वर जो सभ्यता है वो भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है। सबसे प्राचीन सभ्यता है। दूसरा दोस्तों, ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसमें घरों में पत्थरों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। घरों में पत्थरों के प्रयोग के साक्ष्य। साथ ही जो एक फैक्ट आप पढ़ते हो हर जगह कि मछली पकड़ने के कांटे, मछली पकड़ने के कांटे यहां से प्राप्त हुए हैं। तीसरी जो बात है दोस्तों, यहां जल संरक्षण का प्रयास किया गया था। जल संरक्षण का प्रयास जो है किया गया और यहां पर पत्थर का जो प्रयोग है वो बांध बनाने में उनका प्रयोग किया गया था। तो पत्थरों का प्रयोग बांध बनाने में, पत्थरों का प्रयोग घरों में तथा मछली पकड़ने के कांटे आदि ये सब प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं? गणेश्वर सभ्यता से। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ताम्रयुगीन काल से संबंधित है। अगर हम बात करें काल के आधार पर तो दोस्तों सबसे पहले जो सभ्यता आती है काल के आधार पर वो सबसे पहली सभ्यता है हमारी पाषाण काल। पाषाण काल। प्राचीन जो मनुष्य है वो जंगल में निवास करता था और उस काल में उसने पत्थर आदि से बने औजार उनका उपयोग किया। इस पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पाषाण काल के बाद में जब मनुष्य को ताम्र धातु का ज्ञान हो गया था उस काल को कहा जाता है दोस्तों ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। तो पाषाण काल व ताम्र पाषाण काल ये क्रम के अनुसार। इस काल के बाद में आता है दोस्तों तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। इस काल में मनुष्य ने तांबे धातु में किसको मिलाया? टिन को मिलाया और एक नई धातु का आविष्कार किया। कौन सा? कांसा का आविष्कार किया। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। चौथा जो है दोस्तों इसके बाद आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता
और वैदिक सभ्यता के जो बाद का काल है उत्तर वैदिक काल। इस उत्तर वैदिक काल में मनुष्य को लौह धातु का ज्ञान हुआ, लौह धातु का ज्ञान हुआ, तो यह कहलाती है लौह युगीन सभ्यता उत्तर वैदिक काल। तो कहने का भावार्थ यह है दोस्तों कि अगर हम क्रम से देखें तो क्रम के आधार पर तो आता है काल सिंधु का ताम्रपाषाण से पहले, परंतु अगर हम धातु उपयोग की बात करें तो ताम्र का जो उपयोग है वो पहले प्रारंभ हुआ, इसलिए धातु के आधार पर ताम्रयुगीन सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राचीन मानी जाती है, जबकि कांस्य युगीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, इसका विकास बाद में माना जाता है। तो उस आधार पर हम देखें तो यह ताम्रयुगीन सभ्यताओं में भी प्राचीन मानी जाती है। आर.सी. अग्रवाल ने इसकी खोज की थी और यह कहां पर स्थित है, तो कांतली नदी के किनारे नीम का थाना सीकर में है। कहां पर है? कांतली के किनारे नीम का थाना सीकर जिले में प्राप्त हुई है, जहां से हमें घरों में और बांध बनाने में पत्थरों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। मछली को पकड़ने के लिए यहां से कांटे प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये हमने कर लिया थार मरुस्थल का एक सामान्य जो वर्गीकरण है, शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश। इसके बाद हम करते हैं दोस्तों थार मरुस्थल की उत्पत्ति, निर्माण के कारण और उससे आगे जो थार मरुस्थल से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, वो थार मरुस्थल में पाए जाने वाली झीलें और थार मरुस्थल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्तूप, धोरे, टीले। तो आगे करते हैं दोस्तों। थार जो मरुस्थल है दोस्तों, उसकी उत्पत्ति के संबंध में एक सिद्धांत है जिसका नाम है बिग बैंग या महाविस्फोटीय सिद्धांत। बिग बैंग या महाविस्फोटीय जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत है वैगनर का। जबकि पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित अगर आपको सर्वमान्य सिद्धांत पूछे तो वह सिद्धांत है हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो हम यहां बात करते हैं थार मरुस्थल की उत्पत्ति की। थार मरुस्थल की उत्पत्ति, तो थार मरुस्थल की जो दोस्तों उत्पत्ति है और इसके निर्माण का जो काल है, तो निर्माण युग, तो निर्माण युग है इसका दोस्तों परमो कार्बोनिफेरस, परमो कार्बोनिफेरस युग में थार मरुस्थल की उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं दोस्तों, उनकी उत्पत्ति किस युग में हुई? परमो कार्बोनिफेरस में हुई। और विश्व में जितने भी मैदान हैं, उन मैदानों में जो प्राचीन बांगड़ भूमि है, प्राचीन क्षेत्र है, उन मैदानों का निर्माण भी किस युग में हुआ? परमो कार्बोनिफेरस काल में हुआ था। उत्पत्ति किससे हुई? किससे? तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति होती है टेथिस महासागर से। टेथिस महासागर से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और जो राजस्थान के में पाए जाने वाली खारे पानी की जो झीलें हैं, उनमें भी हम पढ़ते हैं कि टेथिस महासागर के कारण उन झीलें जो है वो खारी हैं। उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे झीलों के बारे में, पहले यहाँ इसके निर्माण से संबंधित बात जो है करते हैं। तो दोस्तों इससे संबंधित उत्पत्ति को समझने के लिए हमें एक सिद्धांत पढ़ना होगा जो है वैगनर का सिद्धांत। वैगनर का सिद्धांत, वैगनर का जो सिद्धांत है दोस्तों, इसे कहते हैं महाद्वीपीय विखंडन सिद्धांत। इसे ही कह देते हैं दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत, या इसे ही महाविस्फोटीय सिद्धांत भी कहते हैं। महाविस्फोटीय सिद्धांत भी कहते हैं। क्या है इस सिद्धांत से संबंधित? तो दोस्तों प्राचीन काल में माना जाता है कि जो पृथ्वी है वह सारा एक स्थल खंड के रूप में था।
जो पृथ्वी है वो संपूर्ण एक स्थल खंड के रूप में थी, कोई भी भाग इससे अलग अलग नहीं है। जैसे वर्तमान में जो महाद्वीप आप देखते हैं, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, इनके बीच में सागर वगैरह है, तो पहला ऐसे नहीं था। जो संपूर्ण पृथ्वी का भाग आपस में जुड़ा हुआ था उसे कहा जाता था पेंजिया, उसे कहा जाता था पेंजिया कहते थे उसे। ये जो पेंजिया है दोस्तों, इस पेंजिया का जो मध्यवर्ती भाग है, इस मध्यवर्ती भाग में यहां पर फैला हुआ था टेथिस महासागर। पेंजिया के मध्य में था टेथिस महासागर। इस टेथिस महासागर को पैंथालासा भी कहा जाता है, पैंथालासा भी कहा जाता है। तो टेथिस या पैंथालासा महासागर जो है वो इसके मध्य में स्थित था। टेथिस का जो उत्तरी भाग है इसे कहते थे दोस्तों अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और अंगारा लैंड का एक और नाम मिलता है लोरेशिया, लोरेशिया। तो उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लोरेशिया कहा जाता था। और इसका जो दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग को कहते थे गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड कहा जाता है दोस्तों कि जो उत्तरी भाग है और जो दक्षिणी भाग है, इन दोनों भागों की जो नदियां हैं वो जल इस महासागर में लेकर आती थी और अपने साथ जो मिट्टी है, गाद है, उसको भी अपने साथ लेकर आती थी। धीरे धीरे एक लंबी प्रक्रिया के दौरान, करोड़ों वर्षों के दौरान, ये जो टेथिस महासागर है ये उस गाद से भर गया। कहते हैं कि आंतरिक संकुचन के कारण, आंतरिक संकुचन के कारण ये जो पेंजिया है, इस पेंजिया में विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ और विभिन्न प्रकार के जो इसके जो पार्ट्स है जो आपस में जुड़े हुए थे वो टूटकर अलग हो गए। जो बीच में जब उनके दरारें आई तो उन दरारों में क्या भर गया? पानी। दरारों में क्या भर गया? पानी। यही पानी आज हमें किसके रूप में मिलता है? महासागरों के रूप में मिलता है। जो भी पानी था वो इसके टूटने के कारण कहाँ चला गया? विभिन्न प्रकार की दरारों में चला गया। जो दरारें हुई और ये अलग अलग महाद्वीपों में जो हिस्सा है वो टूट गया। और वर्तमान में आप देखते हैं कि विश्व में जो कितने बड़े महाद्वीप हैं, 7 बड़े महाद्वीपों का निर्माण हुआ, 7 बड़े महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इसीलिए इस सिद्धांत को महाद्वीपीय विखंडन सिद्धांत भी कहा जाता है। इससे महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। अब दोस्तों इसमें थार मरुस्थल का क्या रोल है? जो इसके मध्य का जो क्षेत्र था, जो पानी था, वो तो दरारों में चला गया। जो यहाँ दोस्तों मिट्टी थी, जिस मिट्टी ने अपना उपजाऊपन खो दिया, उपजाऊपन खो दिया, वह मिट्टी किस में बदल गई? थार मरुस्थल में बदल गई। और जो इसका उपजाऊ भाग था वो क्या बने? मैदान। वो क्या बने? मैदान बने। मैदानों में भी 2 प्रकार की होते हैं मिट्टी। एक होता है खांदर जो प्रतिवर्ष नदियां लेकर आती हैं, और एक होता है बांगर जो प्राचीन जलोढ़ मृदा है। तो इस मैदानों में जो बांगर भूमि है उसका निर्माण भी थार मरुस्थल के साथ ही हुआ है। यानी मैदान जो हैं वो भी पर्मो कार्बोनिफेरस युग के तहत बने थे। पर्मो कार्बोनिफेरस युग के दौरान इन्हीं मैदानों का निर्माण हुआ है। इससे आगे हम बात करें तो दोस्तों आप यहां तक बात को समझ गए, तो हम आगे चलते हैं कि थार मरुस्थल की जो उत्पत्ति है, अगर हम बात करें इसका निर्माण का युग, तो इसका निर्माण हुआ है पर्मो कार्बोनिफेरस में। पिछली बार आपको पता होगा महिला सुपरवाइजर वाले में एग्जाम में प्रश्न आया था कि जो बाक बोल्डर्स हैं, जो बाप का रणनादी क्षेत्र है जोधपुर का, वो किस युग में उत्पत्ति हुई? तो दोस्तों जिस युग में मरुस्थल बना है उसी युग में किसका निर्माण हुआ इनका? तो पर्मो कार्बोनिफेरस में उनका निर्माण माना जाता है। किससे उत्पत्ति हुई? टेथिस महासागर से। तो टेथिस महासागर से उत्पत्ति कैसे हुई? तो उसके लिए सिद्धांत है वेगनर का सिद्धांत, जो हमें बताता है कि टेथिस महासागर से इसकी उत्पत्ति हुई। इसने 2 भाग बनाए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड।
इसमें उसने कहा भी विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के कारण जो मध्य भाग है वहां से जो जल है वो अलग अलग दरारों में चला गया, और जो मध्य भाग है वहां की भूमि जिसने अपना उपजाऊपन खो दिया, जिसका हास हो गया, वह थार मरुस्थल में बदल गई, और जो उपजाऊ क्षेत्र था वह मैदानों में बदल गया, और इससे क्या है कि उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण हुआ। जो उत्तरी भाग है अंगारा लैंड, तो विश्व में जो भूगोल में आप उत्तरी जितने भी महाद्वीप देखते हैं जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित हैं, वो उत्तरी महाद्वीप सारे के सारे अंगारा लैंड का हिस्सा हैं। उत्तरी महाद्वीप जो है वो किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड का हिस्सा है। कुछ जैसे भारत का जो दक्षिणी भाग है उसमें हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन एक प्लेट है गोंडवाना लैंड से टूटकर और भारत के दक्षिणी हिस्से में जुड़ी, वो एक सिद्धांत अलग है दोस्तों। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है हैरी हैस का, जिसका कभी आगे मौका मिलेगा तो हम उस पर बात करेंगे, और हो सकता है अरावली के समय उस पर बात करें। तो उत्तरी जो महाद्वीप है विश्व के वो सारे के सारे किसके भाग हैं? अंगारा लैंड के भाग हैं। और जो दक्षिण में स्थित महाद्वीप है, जैसे अफ्रीका की बात करें, दक्षिणी अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, दक्षिणी महाद्वीप। तो दक्षिण में किसके? भूमध्य रेखा के दक्षिणी जो महाद्वीप हैं वो गोंडवाना लैंड का भाग माने जाते हैं, और जो उत्तरी महाद्वीप हैं वो माने जाते हैं अंगारा लैंड का भाग। जो मध्य का ये 33 महासागर था, ये बाद में किस में चेंज हो गया? थार के मरुस्थल में। तो इसकी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है वो वेगनर का सिद्धांत है, और वेगनर ने जो है वो राजस्थान की आकृति बताई है पतंगाकार। और दूसरी जो हम आकृति पढ़ते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज वाली राजस्थान की, वो बताई है TH हैंडले ने। तो आगे चले, हम इससे आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं थार मरुस्थल में पाए जाने वाली झीलें। थार मरुस्थल में पाए जाने वाली झीलें। तो दोस्तों जो झीलें थार मरुस्थल में पाई जाती हैं वो अधिकतर झीलें कैसी हैं? तो वो अधिकतर झीलें हैं दोस्तों खारी। अधिकतर झीलें कैसी हैं? खारी हैं। हम लूणी नदी के बारे में भी पढ़ते हैं कि लूणी नदी का जल जब बालोतरा पहुंचकर आगे निकलता है तो उसका जल खारा हो जाता है, इसलिए हम लूणी को खारी मीठी नदी कहते हैं। तो ये क्यों खारा हो जाता है दोस्तों? क्या इसमें ऐसी चीज है जिसकी वजह से खारा हो जाता है? तो उसका हम कारण बताते हैं भी खारी झीलें क्यों पाई जाती हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, क्यों पाई जाती हैं। तो दोस्तों इसका जो कारण है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है माइका शिस्ट चट्टान। क्या कारण है इसका? माइका शिस्ट चट्टान। माइका शिस्ट चट्टान। तो माइका शिस्ट चट्टान के कारण दोस्तों इस मिट्टी में लवणीय कण जो हैं वो पाए जाते हैं। तो आपसे पूछे मरुस्थल में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो दोस्तों थार मरुस्थल में माइका शिस्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इन माइका शिस्ट प्रकार की चट्टानों में कौन से तत्व पाए जाते हैं दोस्तों? इसमें पाया जाता है कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम और दोस्तों पोटेशियम। मैग्नीशियम और पोटेशियम। थार मरुस्थल में खारी झीलों का कारण क्या है? माइका शिस्ट चट्टान है। माइका शिस्ट चट्टान में ये 4 तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम और पोटेशियम। जब ये तत्व दोस्तों किसके संपर्क में आते हैं? जल के संपर्क में आते हैं, तो ये जल के साथ क्रिया करके कौन सा तत्व बनाते हैं? ये तत्व बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो ये जल के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड तत्व बनाते हैं। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है दोस्तों? NaCl नमक।
तो ये नमक है, ये जो लूण है, ये कहाँ से आया है दोस्तों? तो ये कहाँ से आया? माइका शिष्ट चट्टान से आया। कि खारेपन का मरुस्थल में कारण क्या है? तो खारेपन का मरुस्थल में कारण है माइका शिष्ट चट्टान। माइका शिष्ट चट्टान यहाँ पाई जाती है जिसमें ये 4 तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम और पोटेशियम। जब ये तत्व जल के संपर्क में आते हैं तो जल के साथ घुलकर ये क्रिया करते हैं, और जल के साथ घुलकर क्रिया करने पर किस तत्व का निर्माण करते हैं? सोडियम क्लोराइड तत्व का निर्माण करते हैं। और ये सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक, लूण, लवण, और क्या बनता है? लवण कह लो चाहे। जिसके कारण इस थार मरुस्थल में पाए जाने वाली जो अधिकतर झीलें हैं वो कैसी होती हैं? खारी झीलें होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि थार मरुस्थल में कौन कौन सी झीलें जो हैं वो पाई जाती हैं, उन पे बात करते हैं। इसी के साथ एक चीज यहाँ और बता दूं कि दोस्तों जो थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल से दोस्तों आपसे पूछे किस गैस का उत्सर्जन होता है? किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो थार मरुस्थल से रेडॉन गैस का उत्सर्जन होता है। रेडॉन गैस का उत्सर्जन होता है। और रेडॉन गैस का उत्सर्जन होता है तो रेडॉन गैस क्या करती है? तो दोस्तों ये जो नमी होती है, आर्द्रता होती है, उसका अवशोषण करती है। नमी है या आर्द्रता का क्या करती है? अवशोषण करती है। दोस्तों कभी आप जूते लेने गए होंगे थोड़े महंगे वाले, तो दोस्तों महंगे वाले जूते जो लेने गए हैं तो उन जूतों के अंदर आपने देखा होगा एक पुड़िया सी डाली रहती है। उन जो पुड़िया के अंदर जो गोलियां होती हैं दोस्तों, वो रेडॉन गैस की गोलियां होती हैं। वो रेडॉन गैस की गोलियां क्या करती हैं कि उन जूतों के अंदर नमी नहीं रहने देती, उनको शुष्क रखती है, सूखा रखती है, साफ रखती है। तो दोस्तों वैसे ही मरुस्थल से किस गैस का उत्सर्जन होता है? रेडॉन का। तो रेडॉन गैस क्या करेगी? शुष्कता फैलाएगी। इसलिए जो भी यहाँ पर नमी वगैरह होती है उस नमी के कारण उस नमी को क्या कर लेती हैं? ये ग्रहण कर लेती हैं और इसको किस में बदल देती हैं? शुष्क में बदल देती हैं। इसी कारण थार मरुस्थल जो है इसे अपने बोलते हैं डेजर्ट मरुस्थल, यानी शुष्क मरुस्थल। तो इसमें शुष्कता का जो कारण है वो क्या है? रेडॉन गैस का उत्सर्जन है दोस्तों। अब हम करते हैं थार मरुस्थल में पाए जाने वाली झीलें, उसके बाद में थार मरुस्थल के हम टीले करेंगे दोस्तों। फिर थार मरुस्थल के निर्माण की प्रक्रिया के बाद में जो यहाँ इसको थार मरुस्थल को हमने मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को खत्म करके और इसे कृषि योग्य या अन्य कार्यों में प्रयोग लेने से संबंधित जो भी सरकार की योजनाएं हैं, अब थार मरुस्थल को रोकने से संबंधित वो सारी योजनाएं जो है हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों। थार मरुस्थल में झीलें। तो दोस्तों थार मरुस्थल में झीलें कौन सी पाई जाती हैं? थार मरुस्थल में झीलें तो थार मरुस्थल में जो झीलें हैं उनसे संबंधित हम बात करते हैं कि कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। तो थार मरुस्थल में दोस्तों आपने सुना होगा रन, टाट, सर, पलाया, खड़ीन, बालसन। रन, टाट, सर, पलाया, खड़ीन, बालसन, ये सारी क्या है दोस्तों? थार मरुस्थल में बनने वाली अस्थाई खारे पानी की झीलें हैं। अस्थाई झीलें हैं सब। अस्थाई झीलें हैं तो किस दौरान बनती हैं? वर्षा काल के दौरान इनका निर्माण होता है। तो वर्षा काल के दौरान बनने वाली अस्थाई झीलों को हम पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं?
रन, टाट, सर, पलाया, खड़ेन या बालसन के नाम से जानते हैं। इन जिलों के अंदर दोस्तों थोड़ा बहुत अंतर है, जिनको अपने समझने का प्रयास अभी करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रन झीलों पर। तो दोस्तों जो रन है, रन क्या होता है दोस्तों? खारा क्षेत्र। रन क्या है? खारा क्षेत्र। मरुस्थल के मध्य स्थित ऐसा क्षेत्र जहां सारे लवणीय कण एक साथ इकट्ठे हो जाएं, उसे क्या कहते हैं? रन क्षेत्र कहते हैं। लवणीय कणों का मिश्रण होता है यहां पर। जैसे दोस्तों ये कोई टीला है, ये कोई टीला है, इस टीले से या कहीं भी कोई वर्षा हो तो वर्षा का जो जल ढलान की ओर आएगा और अपने साथ जो मरुस्थल में मैंने आपको बताया माइकासिस चट्टान के कारण जैसे ही वो लवणीय कण इसके संपर्क में आएंगे, धीरे धीरे इसके साथ सारे लवणीय कण यहाँ क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे ही इकट्ठे होते हुए अगर बड़े क्षेत्र बड़े का निर्माण करें, जहाँ बड़े मात्रा में लवणीय कणों का जमाव हो, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? रन क्षेत्र कहलाता है। जैसे उदाहरण बताऊं मैं आपको दोस्तों, उदाहरण है जैसे कच्छ का रण। कच्छ का रण, तो कच्छ का रण का मतलब क्या है कि वो सारा का सारा क्या है? सारा दलदली क्षेत्र है, खारा क्षेत्र है, जहां भूमि के लवणीय कण एक साथ इकट्ठे हो गए। अगर आप कच्छ क्षेत्र की जमीन को देखेंगे तो आपको बिल्कुल व्हाइट दिखेगी वो, ठीक है। वहां क्या है कि भूमि के सारे लवणीय कण जो हैं वो सोडियम क्लोराइड बन के नमक जल के साथ क्रिया करके भूमि के ऊपर आ जाते हैं और सारे खारे क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जो खारा क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? रन क्षेत्र कहलाता है। और जो टाट है दोस्तों वो भी रन का ही रूप है। अब अपन रन क्षेत्रों की बात करें दोस्तों, इससे पहले मैं यहां आपको एक बात बता दूं, डेजर्ट ब्लॉक पर, डेजर्ट ब्लॉक ये भी शुष्क और खारे क्षेत्र से संबंधित है। तो डेजर्ट ब्लॉक की बात करें दोस्तों तो भारत में कुल डेजर्ट ब्लॉक कितने हैं? तो कुल डेजर्ट ब्लॉक हैं भारत में 142। कुल डेजर्ट ब्लॉक कितने हैं? 142। अगर हम राजस्थान में बात करें, राजस्थान में कुल डेजर्ट ब्लॉकों की, तो राजस्थान में कुल डेजर्ट ब्लॉक जो हैं वो हैं 85 डेजर्ट ब्लॉक राजस्थान में हैं। अब क्या होते हैं डेजर्ट ब्लॉक? तो उनका संबंध है इससे दोस्तों, इसलिए हम इसको साथ पढ़ रहे हैं। तो डेजर्ट ब्लॉक वह क्षेत्र है दोस्तों जहां भूजल स्तर नीचे गिर गया हो, अर्थात पानी की जहां क्या हो? कमी आ जाए, वो क्या कहलाते हैं? डेजर्ट ब्लॉक है। किसी भी कारण से अधिक उपयोग से, तो इस डेजर्ट ब्लॉक को देखते हुए जो हमारी राजस्थान सरकार है दोस्तों, राजस्थान सरकार ने राजस्थान के कुछ जिलों के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल दोहन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। जल दोहन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे कुछ प्रश्न जो हैं वो पीछे आरएस की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं कि राजस्थान के वे क्षेत्र जहां पर पूर्णतः जल दोहन पर प्रतिबंध है, वह क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वे क्षेत्र हैं जहां पर पूर्णतः जल क्षेत्र दोहन पर प्रतिबंध है। एक तो दोस्तों झोटवाड़ा है दोस्तों जयपुर में, झोटवाड़ा जयपुर में है। एक है दोस्तों बहरोड है दोस्तों अलवर में। तीसरा है दोस्तों रानीवाड़ा जालोर सिटी, और दोस्तों सांचौर। ये तीनों ही क्षेत्र किसके हैं? जालोर के क्षेत्र हैं। श्री माधोपुर
श्री माधोपुर और इसके साथ है दूसरा क्षेत्र दोस्तों धौंध। ये सीकर के क्षेत्र हैं जहां पर प्रतिबंध लग चुका है पूर्ण रूप से। इसके बाद में हम बात करें पुष्कर। पुष्कर है दोस्तों अजमेर में, यहां भी जल दोहन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद हम बात करें झुंझुनू का मंडावा क्षेत्र। झुंझुनू का मंडावा क्षेत्र, ये क्षेत्र दोस्तों राजस्थान में डेजर्ट ब्लॉक होने के कारण यानी यहाँ का भूजल स्तर लगातार नीचे गिर रहा है, मृदा जो है उसकी मात्रा में कमी आ रही है, उत्पादकता में कमी आ रही है। इस वजह से राजस्थान सरकार ने इस क्षेत्र में जल दोहन पर पूर्णतः क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं तो आप इनको याद कर लें दोस्तों। झोटवाड़ा है जयपुर में, बहरोड अलवर का क्षेत्र, रानीवाड़ा दोस्तों रानीवाड़ा, जालोर सिटी और सांचौर, ये जालोर के क्षेत्र हैं तीनों ही। श्री माधोपुर और धौंध सीकर के क्षेत्र हैं। पुष्कर अजमेर का क्षेत्र और मंडावा झुंझुनू का क्षेत्र। इन क्षेत्रों पर राजस्थान सरकार ने जल दोहन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों वापस रन क्षेत्र की। तो रन क्षेत्र की बात करें हम दोस्तों तो पहला प्रश्न कि सर्वाधिक रन कहां पाए जाते हैं, सर्वाधिक रन कहां पाए जाते हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक जो रन क्षेत्र हैं राजस्थान में ये पाए जाते हैं जैसलमेर में। कहां पाए जाते हैं, जैसलमेर में। तो सर्वाधिक रन क्षेत्र जो हैं वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। कौन कौन से रन है जैसलमेर में तो दोस्तों एक है जैसलमेर में पोखरण, जिसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि भारत का शक्ति धाम कहा जाता है। शक्ति धाम कहा जाता है, क्यों कहा जाता है आप देख लेना। दूसरा है दोस्तों यहां पर कानोता रण, लावारण, दोस्तों लवारण, ये तीन क्षेत्र जो हैं ये जैसलमेर के क्षेत्र हैं जो रन के लिए प्रसिद्ध हैं। उनमें सर्वाधिक जो रन क्षेत्र हैं वो पाए जाते हैं जैसलमेर में, पोखरण, कानोता और लावा। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो थोब का जो रन है दोस्तों ये पाया जाता है बाड़मेर में। थोब का रन क्षेत्र कहाँ है, बाड़मेर में। और इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषता है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रन क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रन क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करें तो आता है नेक्स्ट रन परिहारा परिहारा का जो रन है दोस्तों ये चूरू जिले में है। परिहारा का रन है चूरू जिले में। और एक है दोस्तों बाप का रन है दोस्तों जोधपुर में। तो दोस्तों इतना रिपीट कर देता हूं मैं दोबारा आपको कि रन क्या होता है दोस्तों। खारा क्षेत्र होता है, खारे और दलदली क्षेत्र को रन क्षेत्र कहा जाता है। खारा और लवणिया जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक रन क्षेत्र कहां पर है, जैसलमेर में है। जैसलमेर में कौन कौन से फेमस रन क्षेत्र हैं तो पोखरण भारत का शक्ति धाम कहा जाता है, ये रन क्षेत्र है। कानोता है, लवा है, ये पोखरण सारे जैसलमेर के अंदर है क्षेत्र। इसके बाद में हमने बात की थोब का रन बाड़मेर में है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रन क्षेत्र है। उसके बाद हम बात करें परिहारा का रन चूरू में है और बाप का रन जो है वो जोधपुर में है। तो दोस्तों ये हमने आज पढ़ा थार मरुस्थल की झीलों के अंतर्गत रन क्षेत्र के बारे में। हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाट, सर्प, लाया, खड़ीन और बालसन के बारे में। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अमूल्य जो सुझाव है वो हमें ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।